हेलो एवरीवन, आई एम विशेष सहेयर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है उसमें हमारे कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो कितने हमारे पास 5 टूल्स हैं। देयर आर 5 टूल्स: रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या था कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए था उसमें से हमें अपनी डिज़ायरेबल जीन लेनी थी। तो ये डिज़ायरेबल जीन को कट करने का काम कौन कर रहे थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसलिए इनको क्या बोला गया था? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोला गया क्योंकि ये जैसे कि एक कैंची से हम कोई भी चीज़ को कट करते हैं, ऐसे ही ये डीएनए को कट करने के लिए यूज़ आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए, उनको कट करने वाले सीजर्स को क्या बोलेंगे हम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम ये हमारे करते हैं कॉपिंग में हेल्प। हमने जो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करी थी उसकी हमें कॉपी बनानी है। वो जो हम कॉपीज बनाएंगे वो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करके बनाएंगे? हम करेंगे पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़। इससे हमारी क्या होगी? कॉपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स यूज कर रहे हैं हम? पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम्स का काम क्या है? जो हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट की है उसको जब हम वेक्टर में लगाते हैं, वेक्टर में अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम्स यूज हो रहे हैं? लाइगेज एंजाइम्स। लाइगेज एंजाइम्स का काम क्या है? एज ए ग्लू हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको अटैच करना, लिंकेज कराना। क्या काम है? लिंकेज कराना। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर। वेक्टर किस लिए यूज हो रहा है हमारा? वेक्टर हम यूज करते हैं बिकॉज जो हमने वेक्टर यूज किया था उसके पास थी एक ओराई। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओराई। ओराई का काम क्या था? जो हमारा वेक्टर है उसकी कॉपीज बनाना। हमारे वेक्टर्स की कॉपीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओराई की। तो जिसकी ओराई ज़्यादा जिस भी वेक्टर की ओराई ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपिंग को सपोर्ट करेगी उतनी ही ज़्यादा वेक्टर्स हमारे वो कॉपी होंगे और उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या कॉपी होगी? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमें कॉपी क्यों बनानी है? क्योंकि हमें लार्ज नंबर में अपने प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए। तो हमें क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, ताकि हम जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपी बना सके और उसको होस्ट में डाल सके। तो क्योंकि हम इसे होस्ट में डालने के लिए अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरी। क्योंकि हम इससे क्या करने वाले हैं? अपना जो होस्ट है, फाइनल टूल क्या है? होस्ट। ये जो हमारा होस्ट है इसके अंदर हमें क्या डालना है? वेक्टर। और वेक्टर के साथ क्या है? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया? कैरियर। वेक्टर का हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर को हम बोल रहे हैं कैरियर। और होस्ट ऑर्गेनिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करनी है। हमें फाइनल प्रोडक्ट किस में चाहिए? अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तभी हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है पूरी उसकी प्रोसेस एंड होगा। हमारा जो वेक्टर है हम उसको कैरियर भी बोल रहे हैं। कैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा वेक्टर है ये हम किस में डालते हैं? अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए हमें अपनी इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट दी है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा, ये हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देगा हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? कैरियर।
और हम क्योंकि फाइनल अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम किस में डाल रहे हैं, एक होस्ट में, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो दे आर द मोस्ट एसेंशियल टूल्स, ये हमारे 5 टूल्स होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिनके दीज टूल्स आर यूज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो हम अभी इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले इन 1963 में वर्नर आर्बर ने, देयर वाज अ साइंटिस्ट वर्नर आर्बर, उन्होंने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक बैक्टीरिया था एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई के ऊपर जब भी वायरस बैक्टीरियोफाज वायरस जब भी उसके ऊपर अटैक करता था तो वो उसकी ग्रोथ नहीं कर पाता था। जो वायरस था हमारा वो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाता था। या नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी ये हमारा बैक्टीरियोफाज है और ये है इकोलाई। तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपना जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए को इंजेक्ट कर देता है हमारे इकोलाई के अंदर। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो इकोलाई है वो मर जाना चाहिए, वो किल हो जाना चाहिए। पर क्या होता है, जो हमारा वायरल डीएनए आया है इसके पास 2 ऐसे एंजाइम्स थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मिथाइलेज एंजाइम। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि इसके पास 2 ऐसे एंजाइम्स थे जिनसे कि वायरल डीएनए जो था उसकी ग्रो वो नहीं कर पा रहा था और इसको किल नहीं कर पा रहा था। तो इसकी स्टडी करने के बाद क्या पता चला कि जो 2 एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, एक तो एंजाइम जो उनका डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या ऐड कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। और दूसरा एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वायरल डीएनए जो था, ये वाला जो वायरल डीएनए है इसको कट कर रहा था। तो कट करने की वजह से क्या हुआ, जब वायरल डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए तो फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाया और इन्फेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए जो इकोलाई था वो आगे फर्दर अपनी ग्रोथ कर पाया और किल नहीं हुआ। वायरल डीएनए जो था वो बेकार हो गया क्योंकि वो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया और इसमें मिथाइलेज ने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो फिर वो किल नहीं हो पाया और आगे फर्दर उसकी ग्रोथ होती रही। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसको हमारे किस लिए यूज़ करा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को पीसीज में कट कर दिया, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया। और मिथाइलेज का काम क्या था, मिथाइलेज का काम था कि जो मिथाइल ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करने का काम किसने करा, मिथाइलेज ने करा। तो जो हमारे 2 एंजाइम्स आइसोलेट किए गए थे, एक तो था मिथाइलेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेज का क्या काम था, मिथाइलेज का वर्क था कि जो डीएनए है उस पर CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, जिसकी वजह से, और ये किस पे करता था, न्यूक्लियोटाइड्स पे इसका क्या काम है, न्यूक्लियोटाइड्स पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना। और इसकी वजह से क्या होता था, जो हमारा इकोलाई का डीएनए है, जो हमारे पास इकोलाई थी उसने वायरल डीएनए को कट करा था बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में। तो इसका जो खुद का डीएनए है, इसके पास जो खुद का डीएनए वो उसको भी तो कट कर सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसके पास। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, किसी भी डीएनए सीक्वेंस को अपना सीक्वेंस देकर उसको कट कर रहा है डीएनए को। पर इसका जैसा इसका सीक्वेंस है डीएनए का, ऐसा इसका भी सीक्वेंस हो सकता है, तो ये खुद को भी कर सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज़ कर रहे थे, इकोलाई मिथाइलेज एंजाइम्स, क्योंकि वो जहाँ से भी कट लगेगा वहाँ पे क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड में CH3 ग्रुप को ऐड कर देगा
और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या वर्क क्या था? टू कट द डीएनए। ये क्या कर रहे थे, जो हमारा डीएनए था उसको किसी भी उसकी जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वो कट करते हैं डीएनए को। पहले उसको पूरा डीएनए को हम रीड करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पूरे डीएनए को रीड करता है। स्कैन करने के बाद जहाँ भी उसका अपना रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है वहाँ पे उसको कट कर देता है, डीएनए को कट कर देता है। और इसीलिए अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए ई कोलाई के पास क्या था? मिथाइलेज एंजाइम। तो हमारा फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया गया था वो था हमारा हिंड सेकेंड। और ये किस बैक्टीरिया से लिया गया था? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस बैक्टीरिया का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो कोई भी पर्टिकुलर साइट जिसपे कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जैसे ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए को पूरा स्कैन करता है। जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वर्क कैसे कर रहा है? ये पूरा डीएनए को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद इसकी जो पर्टिकुलर साइट होगी वहाँ पे ये कट लगा देगा। कट लगाने के बाद क्या होगा? डिफरेंट हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे ऑफ डीएनए। तो इसकी जो हमारे हिंड सेकेंड की पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट थी, जो इनकी पर्टिकुलर अपनी रिकॉग्निशन साइट होती हैं वो कैसी होती हैं? उस पर कट कर देते हैं, या तो फिर ये करेंगे कट एंड जो हमारा ये 6 पेयर क्या हो रहा है, जो हमारे ये बेस पेयर होते हैं, ये 6 बेस पेयर बना रहे हैं। तो ये हमारी इसकी हिंड सेकेंड की रिकॉग्निशन साइट क्या है? GTCGAC। हिंड सेकेंड कैसे वर्क करता है? हिंड सेकेंड क्या करता है? इन द मिडल ऑफ द, ये जो हमारे 6 बेस पेयर बना रखे हैं, इसकी रिकॉग्निशन साइट की जो 6 बेस पेयर है इस पे क्या करेगा? इन द मिडल कट लगा देगा और हमें कैसे पेयर्स देगा? ब्लंट एंड्स। ये इन द मिडल कट लगाने के बाद हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये आधा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये इन द मिडल इसने काटे हैं और काटने के बाद इनके आपस की जो इनके फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं? ब्लंट एंड्स। और हिंड सेकेंड से अलग हिंड 2 जो है ये, इससे अलग हमारे 900 beside hind second there are 900 other enzymes और भी हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो आइसोलेट किए गए हैं। कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन्स, मतलब डिफरेंट 230 स्ट्रेन्स जो बैक्टीरिया के, उनसे आइसोलेट करके कितने एंजाइम्स हमारे आइसोलेट किए गए हैं अभी तक? 900 से भी ज़्यादा। तो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने हिंड 2 हमारा आइसोलेट किया गया था, उससे अलग हमारे पास कितने एंजाइम्स हैं? हमारे पास मोर देन 900 एंजाइम्स हमने आइसोलेट कर लिए हैं अभी तक। और वो भी कितने स्ट्रेन से किए हैं? बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से हमने अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट कर लिए गए हैं, जो कि आज के टाइम पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करे जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने जो अभी पढ़ा था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमने जो अपना हिंड 2 पढ़ा है अभी हिंड 2, तो हमने इसको नाम कहाँ से दिया? ये नाम कहाँ से आया? तो देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ये दूसरा एंजाइम है, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसका नाम क्या है? EcoR1। तो EcoR1 हमने इसका नाम कहाँ से दिया? EcoR1 हमने पढ़ा है बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई। तो जो इसका फर्स्ट लेटर होगा वो कहाँ से आएगा? हमारे जीनस जो बैक्टीरिया है,
हमने किस बैक्टीरिया से लिया है इको R1 हमने लिया है बैक्टीरिया एस्चीरिया कोलाई से। तो हमारी जो एस्चीरिया कोलाई है उसका ये क्या है, जीनस नेम है। तो ये जीनस नेम से फर्स्ट लेटर आएगा और वो हमेशा कैपिटल होगा। और नेक्स्ट टू लेटर जो होंगे, नेक्स्ट टू लेटर जो हैं ये हमारे ये किससे आएंगे, स्पीशी से। स्पीशी से आएंगे। जो नेक्स्ट टू लेटर है ई हमारा किससे आया, जीनस से। ई कोलाई के नेक्स्ट टू लेटर्स हमारे किससे आ गए, सी एंड ओ किससे आ गया हमारे स्पीशी नेम से। एंड ये आर जो है ये आएगा हमारा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। जैसे कि कोरोना के भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हो रखे हैं, ओमिक्रॉन, कोविड-19 वाला। तो ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन्स है। एक स्ट्रेन क्या है कोरोना का, कोविड-19, एक क्या है कोरोना। ऐसे ही जो हमारी ई कोलाई है, एस्चीरिया कोलाई है, इसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगे। डिफरेंट स्ट्रेन से लिया गया है। तो इस वाले स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन को हमने ई को R1 लिया है, जिस स्ट्रेन से, उसका नाम क्या है, स्ट्रेन RY13, ये हमारा स्ट्रेन नेम है। और ये जो लास्ट हमारा रोमन नंबर है 1, इसको हम हमेशा रोमन नंबर में ही लिखेंगे। और ये होता है, जो हमारा रोमन नंबर है वो होता है कि हमने किस ऑर्डर में अपना जो हमारा एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, हमने ई कोलाई से ये किस ऑर्डर में निकाला। मतलब सबसे पहले निकाला गया था ये वाला एंजाइम, क्योंकि सेम स्ट्रेन होगा, सेम स्ट्रेन से हम डिफरेंट एंजाइम्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाला या फिर सेकंड नंबर पे निकाला, उससे हमारे क्या डिटरमाइन होता है, रोमन नंबर जो है हमारा ये फर्स्ट। तो हमारा ई किससे आया, फर्स्ट लेटर आता है हमारा जीनस से, सेकेंड लेटर आता है हमारा स्पीशी से, दैट इज कोलाई, थर्ड लेटर आता है हमारा स्ट्रेन से, जो बैक्टीरिया का किस स्ट्रेन से ले रहे हैं। एंड जो हमारा रोमन नंबर है, जिस स्ट्रेन के, उस स्ट्रेन से जिस नंबर पे, जिस ऑर्डर पे लिया है, मतलब फर्स्ट टाइम में निकाला, फर्स्ट एंजाइम यही निकाला गया है, या फिर सेकंड टाइम में निकाला है, सेकंड उसी स्ट्रेन से दूसरे पहले कोई एंजाइम निकाल लिया गया है, पर ये क्या है, ये वाला जो निकाला है ये दूसरे नंबर पे निकाल, तो क्या हो जाता है यहाँ पे सेकंड। जैसे कि हमारा हिंड सेकंड में था, तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के किस ऑर्डर में हमारी आइसोलेट किया गया है स्ट्रेन। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है हिंड सेकंड, ये हमारा सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। तो ये किस बैक्टीरिया से लिया है हमने, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें हमारा एच जो है वो क्या होगा, जीनस नेम, जीनस क्या है इसकी, जीनस है हिमोफिलस। हिमोफिलस का जो फर्स्ट लेटर है वो होगा हमारा एंजाइम के नेम का फर्स्ट लेटर, और ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे आई एंड एन, जो दो लेटर है वो किससे लिए, स्पीशी से, स्पीशी से ले लेंगे। और ये क्योंकि हमारे स्पीशी का हमेशा स्टार्ट किससे होती है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है, तो फिर ये भी हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगी। फिर है हमारा डी, डी क्या है, ये हमारा स्ट्रेन से लिया गया है जो डी है। और लास्ट हमारा जो रोमन नंबर है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जो हमारा रोमन नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कि किस ऑर्डर में हमने जो अपना एंजाइम है वो आइसोलेट किया। आगे देख लेते हैं। हमने पढ़े हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने पढ़ा था कि जो हिंड 2 है, हिंड 2 है वो क्या कर रहा है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, GACGTC 5-2 3- और इसका उल्टा हो जाएगा GACGTC। ये रिकॉग्निशन साइट थी हिंड सेकंड की, जहाँ पे वो कट करता है। तो कहाँ पे कट कर रहा था ये, इन द मिडल।
मिडल में कट करने के बाद हमारे क्या मिले थे हमें, ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स का मतलब क्या है, ब्लंट एंड्स है हमारे जिसमें कि आगे फर्दर बेस पेयरिंग नहीं हो पा रही है, यहाँ से ये इनका जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा, खाली हमारे जो वर्टिकली ये ब्रेक होंगे, हॉरिजॉन्टली ब्रेक नहीं होंगे, तो ये क्या देंगे हमारे ब्लंट एंड्स। तो इसी बेसिस पे हमारे जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक है हमारा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड अनदर वन इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो हमारे रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है वो हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए को यहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे उनको रिमूव करेगा और साइड से हमारे जो एंड हैं डीएनए का एंड उनको अलग कर देगा। डीएनए का ये जो एंड है इनको कट करके फ्रेगमेंट्स दे देगा अलग। पर हमारा जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, पूरा डीएनए को रीड करेगा, पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद क्या करेगा, वो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, विद इन द डीएनए कट लगा रहा है। विद इन द डीएनए मतलब पूरे डीएनए को पहले स्कैन करेगा, पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी उसका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा उसको कट करके डीएनए को बीच में से कहीं भी एंड्स पे कट नहीं लगाएगा, एंड्स पे कट लगाने का काम करेगा हमारा एक्सोन्यूक्लियस, और इन बिटवीन किसी भी जगह पर कट लगाने का काम हम किससे कराएंगे, एंडोन्यूक्लियस से। तो देख लेते हैं हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ना यूज़ करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो क्या करेगा, जो हमारा डीएनए होगा हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी तो नहीं है कि वो एंड्स पे ही होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे जो डीएनए है वो हमारा कहीं भी बीच में जहाँ पे भी वो जीन होगी उसको हमें कट कराना है। तो उसको कट कराने के लिए हमें कोई भी जो भी एंजाइम है वो हमारा कैसा होना चाहिए, जो कि हमारा डीएनए जो है उसको कहीं बीच में से कट कर सके और हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कराने में हेल्प कर सके। कट कहाँ पे लगाए, डीएनए के बीच में। तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, मेनली हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो हमारा पूरा डीएनए होता है, पूरे डीएनए को रीड करते हैं, उसके सारे सीक्वेंसेस को, और जो उनका अपना एक रिकॉग्निशन साइट जो हमने पढ़ी थी अभी, जो उनकी रिकॉग्निशन साइट एक पर्टिकुलर साइट पे वो हमारा क्या करेंगे, डीएनए को कट कर देंगे, कट करके क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स दे देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट द होल डीएनए, मतलब कि पूरा डीएनए को पहले स्कैन करेंगे। पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद जो भी उनकी पर्टिकुलर साइट होगी, रिकॉग्निशन साइट होगी, सीक्वेंस जो मिलेगा उनको, उस पर वो कट लगा देंगे। अब वो जो उनका सीक्वेंस होता है वो किस तरीके का होता है ये हम पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड आया है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, तो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आगे से भी ऐसे सेम रीड और पीछे से भी, जैसे कि हमारा वर्ड वाव, अगर हम इसको इधर की साइड से पढ़ेंगे WOW सेम स्पेलिंग है, अगर हम इसको इधर की साइड से पढ़ेंगे तो भी इसकी सेम स्पेलिंग होगी। तो ये क्या है, ये है एक पैलिंड्रोमिक तो एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है। तो ऐसे ही जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, पहले पूरा जो हमारा डीएनए है उस डीएनए को पूरा स्कैन करेगा। पूरा डीएनए स्कैन करने के बाद क्या करेगा, वो जहाँ पे भी उसको अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा, मतलब कोई भी ऐसे सीक्वेंस, जैसे कि ले लेते हैं ये हमारा जो सीक्वेंस होगा, दोनों साइड से पढ़ने पे हमारा सेम वर्डिंग मतलब स्पेलिंग होनी चाहिए, GAATTC 5-2 3- एंड पे भी और 3- 5- एंड पे भी हमारा जो सीक्वेंस है वो सेम होगा, चाहे हम लेफ़्ट टू राइट रीड करें या फिर राइट टू लेफ़्ट। तो ऐसा सीक्वेंस मिलते ही क्या करेगा डीएनए,
डीएनए को कट लगा देगा और हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट कर देगा। तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जैसे हिंट सेकंड है, उसका अपना कोई अलग सीक्वेंस होगा, और जो हमारे इक्वार फर्स्ट पढ़ा है हमने उसका अलग सीक्वेंस होगा। तो सारे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, पहले पूरे डीएनए को स्कैन करेंगे। पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद जो उनकी खुद की पर्टिकुलर साइट होगी, जो भी उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, उसको मिलते ही वो क्या करेंगे, कट लगा देंगे डीएनए पर और जीन की आइसोलेशन में हेल्प करेंगे। अलग अलग फ्रेगमेंट्स काटने के बाद क्या करेंगे, रिकॉग्निशन साइट पे अपने कट लगाने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने में हेल्प करेंगे। देख लेते हैं जो हमारे इक्वार फर्स्ट है। जैसे कि हमारा इक्वार फर्स्ट जो है उसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है, उसकी रिकॉग्निशन साइट है GAATTC 5' to 3' एंड हम इसे पीछे से भी पढ़ रहे हैं तब भी ये सेम ही आएगा GAATTC। तो हमारे जो बेस पेयर हमारे जो सीक्वेंस बना रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट रीड करने पर भी सेम है और राइट टू लेफ्ट रीड करने पर भी सेम है। तो ये क्या है, इसका पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमने पढ़े हैं GAA, सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस मतलब कि जितने भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं सबके अपने अपने सीक्वेंस होंगे अलग अलग, और सारे ही कैसे होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे जिनको हम रीड कर सके। लेफ्ट टू राइट भी सेम स्पेलिंग और राइट टू लेफ्ट भी सेम ही स्पेलिंग आनी चाहिए। वो क्या होंगे हमारे, तो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे सभी के क्या होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपने अलग अलग होंगे और अलग अलग सीक्वेंस को हम रीड करेंगे तो लेफ्ट टू राइट भी सेम होगा और राइट टू लेफ्ट भी सेम होगा। और यहाँ पे क्या करेगा, जो डीएनए है उसको कट लगा देगा। अब हमारी जो इक्वार फर्स्ट है, इक्वार फर्स्ट का हमारा सीक्वेंस क्या है, GAATTC, और अगर हम ये लेफ्ट टू राइट करने पे ये सेम आ रहा है, अगर हम राइट टू लेफ्ट रीड करें तो GAATTC सेम सीक्वेंस है दोनों तरफ से पढ़ने पर। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इक्वार फर्स्ट जो है वो किस तरीके से कट करता है देख लेते हैं। ये हो गया इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो ये क्या करेगा, तो हमारा जो एंजाइम है EcoR1 की जो हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, GAATTC। इसको हम जब इधर से रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तब भी ये सेम सीक्वेंस दे रहा है GAATTC, और जब हम इसे राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो भी हमारा सेम सीक्वेंस होगा GAATTC। तो हमारा ये जो EcoR1 है ये कहाँ पे कट लगाएगा, ये कुछ इस तरीके से कट लगाता है। सब जो अपने एंडोन्यूक्लियस हैं वो अलग अलग तरीके से कट लगाते हैं। तो ये EcoR1 क्या करेगा, यहाँ पे कट लगाएगा, लास्ट जो बेस पेयर होगा उससे पहले हमारे कट लगा देगा 5' to 3' एंड पर भी और 3' to 5' एंड पर भी। फिर हमें इनको ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा। तो इनको ब्रेक करने के बाद हमें दोनों डैश जो हैं वो अलग मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। हमने क्या करा, EcoR1 जो था हमारा उसने डीएनए को रीड करने के बाद उसको जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया उस सीक्वेंस पे इन्होंने कट लगाए। कट लगाने के बाद हमें दो एंड्स मिले, जिनसे क्या हुआ, जो इनके डीएनए का जो शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद क्या मिले, हमें दो अलग अलग एंड्स मिल गए। और इनकी जो पेयरिंग थी वो यहाँ पर एम्प्टी हो गई। तो फिर इन्हें क्या चाहिए, इन्हें कोई और, या तो फिर हम इनको डीएनए देंगे कोई और, जैसे कि हम वेक्टर डीएनए में इनको अटैच करेंगे, या फिर ये क्या होगा आपस में ही अटैच करेंगे। पर इनकी जो यहाँ की साइट है वो क्या हो गई है, यहाँ पे खाली हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या बनेंगे, ये
अब इनके पास जब भी कोई भी और डीएनए का फ्रेगमेंट आएगा और सेम सीक्वेंस वाले मिल जाएंगे, इनको अपनी ये क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग करने की वजह से क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। क्या हमने क्या देखा कि जब हमने इसको ब्रेक करा दिया, इसका शुगर एंड फॉस्फेट ब्रेक करा दिया बॉन्ड, तो हमें दो एंड्स मिले, दो अलग अलग एंड्स मिल गए। और उन एंड्स में क्या हुआ, उनके जो बेस पेयरिंग की जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई। जो बेस पेयर की बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई। और उसकी ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, उनकी जो साइड्स थी वो एम्प्टी हो गई। और एम्प्टी होने की वजह से क्या होगा, जब भी उनके पास कोई भी सेम सीक्वेंस का डीएनए या फिर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हम इसको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या करेगा, ये स्टिक हो जाएगा, उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग करने की वजह से, क्योंकि ये स्टिक करेंगे तो इनका हमें इन वाले एंड्स का हमारा क्या नाम हो गया, इन वाले एंड्स को हमने क्या नाम दिया, स्टिकी एंड्स। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा जब भी हम इसको कोई भी वेक्टर डीएनए देंगे, हमने सेम एंजाइम से इसको कट करा, जो हमारे डिज़ायरेबल जीन हमने ली है उसको हमने कट करा सेम एंजाइम से, और सेम ही एंजाइम से हम क्या करते हैं, वेक्टर को कट करते हैं। सेम एंजाइम से हमने वेक्टर कट करा और सेम एंजाइम से ही हमने क्या करी, अपनी डिजायरेबल जो जीन थी वो निकाली थी। तो अब ये क्या होगा, जब भी हम इसको लाइगेज एंजाइम्स यूज करके हम इसको अटैच कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो है पेयरिंग करके कुछ इस तरीके से बना लेंगे वापस से। जो हमारी डिजायरेबल जीन थी उसको भी हमने किससे कट करा, EcoR1 से कट करा। और जो हमारा वेक्टर था उसको भी हम कट करते हैं, सेम एंजाइम से कट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो सेम एंजाइम से कट करने के बाद हमें क्या मिला, सेम एंड्स मिले। तो सेम एंड्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। इनकी पेयरिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टिकी एंड्स। ये यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास एम्प्टी साइड्स है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। और पेयरिंग करने के बाद हमारा फाइनल जो डीएनए है वो हमारे सेम सीक्वेंस मिल जाएगा हमें, जो हमारा स्टार्टिंग में था। पर ये क्या है, इसमें आधा डीएनए किसका है, कुछ एक जो स्टैंड है वो हमारा किससे आया, वेक्टर डीएनए से, और एक जो था हमारा वो डिजायरेबल जीन का था। तो स्टिकी एंड्स का काम क्या है, ये जो स्टिकी एंड्स है वो क्या करेंगे, हमारे वेक्टर डीएनए को और हमारा जो डिजायरेबल जीन का डीएनए उनको क्या करेंगे, अटैच करने में हेल्प करेंगे, स्टिक करने में हेल्प करेंगे। इसी वजह से उनका नाम क्या दिया है हमने, स्टिकी एंड्स। तो हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हमने जो अपने आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसमें हमने इसका यूज़ किस तरीके से करा और किस तरीके से इसने अपना काम किया। तो ये हमारे पास क्या है, डिजायरेबल जीन है। डिजायरेबल जीन जो जिस ऑर्गेनिज्म के पास है ये वो ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, वेक्टर, जो कि हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड। तो हमने क्या करा, हमारा जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है इससे हमने क्या निकाल लिया, इसके डीएनए से हमने क्या कट, दोबारा कर दूँ स्टार्ट, थोड़े से पीसेस करके। ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इससे हम डीएनए लेंगे और डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे EcoR1 डाला हमने जैसे,
हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका पहले डीएनए को क्या करेगा, पूरा पहले इंस्पेक्ट करेगा, पूरा पहले स्कैन करने के बाद क्या करेगा, जहाँ पे भी इसको अपना पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिलने के बाद ये क्या करेगा, अपनी रिकॉग्निशन साइट पे कट लगा देगा, कट लगाएगा। और सेम प्रोसेस हम किस पे करेंगे, इस पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। सेम एंजाइम हम किस पे यूज करेंगे, वेक्टर डीएनए पे यूज करेंगे। वेक्टर डीएनए पे भी यूज करने के बाद क्या करेगा, जब इसे को अपनी रिकॉग्निशन साइट मिल जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, उस पर कट लगाएगा। और कट लगाने के बाद जो हमारा वेक्टर डीएनए होगा वो कैसा बचेगा, वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और इससे हमें क्या मिल जाएगी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गई हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमारा वेक्टर डीएनए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इस वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ अटैच कराना है। अटैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, अटैच कराने के लिए हम लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को यूज करने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा जो वेक्टर डीएनए था, क्योंकि हमने सेम एंजाइम से EcoR1 से दोनों को कट करा था, EcoR1 ने क्या किया, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें दी, और हमारा जो वेक्टर डीएनए था उसको भी पर्टिकुलर उस साइड पे कट कर दिया जहाँ पे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने जो उसके स्टिकी एंड्स होंगे और जो वेक्टर डीएनए के स्टिकी एंड्स होंगे वो क्या कर पाए, बॉन्डिंग बना सके और बॉन्डिंग बना के इनकॉर्पोरेट हो पाए वो। तो फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, कट करने के बाद जब हमें अपने वेक्टर डीएनए का पोर्शन मिल गया और हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गई, उसमें हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज से अटैच करके अपना फाइनल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लेंगे। जब हमारी वेक्टर डीएनए और जीन इंटरेस्ट हमारे मिल गए, इसको क्या हुआ, इसमें हमने अटैच कर दिया, इससे हमें क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारी जीन है उसने अपने वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक डाले और इसमें क्या हुआ, हमारे जो वेक्टर डीएनए था उसमें ट्रांसफर मतलब कि चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंज हुआ और मतलब कि कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन बने। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने की वजह से हमारा जो वेक्टर डीएनए था उसमें क्या हुआ, नए सीक्वेंस ऐड होने की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बने, इसलिए क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अब नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं। जो हमारा वेक्टर हमने डाला, जो हमारा वेक्टर पहले था उसमें अब क्या आ गया, जो हमारे जीन डाली है इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, अब वेक्टर में। क्यों आ गए, क्योंकि हमारी जो जीन है उसने अपने जो हमारे जीन का कैरेक्टर है वो हमने इसमें डाल दिया। जीन डालने की वजह से इसके अंदर भी सेम कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया इसके बाद हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ करके सबसे पहले हम इसको अपने होस्ट में डाल देंगे, जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसको होस्ट में डालेंगे। और होस्ट में डालने के बाद हमें क्या चाहिए कि इनकी जो है कॉपी हो, तो हम क्या कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेंगे, उनकी बड़ी सारी कॉपीज़ बना देंगे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेंगे, कॉपीज़ बना देंगे। और कॉपीज़ ये क्यों बन पा रही हैं, क्योंकि हमारे जो हमारा वेक्टर है उसके पास क्या है, हमारे वेक्टर के पास है ओराई। इसकी वजह से क्या होगा, वेक्टर की कॉपीज़ बनेंगी और वो हम किस में डाल देंगे, अपने होस्ट में डाल देंगे। तो हमने क्या देखा, जब हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना जो डिज़ायरेबल डीएनए था उससे अपनी डिज़ायरेबल जीन निकाली
और जो वेक्टर को भी सेम एंजाइम से कट कराया, तो फिर क्या हुआ, उनमें स्टिकी एंड्स बने, और स्टिकी एंड्स बनने की वजह से क्या हुआ, उनमें हम बॉन्डिंग करा पाए। बॉन्डिंग किस एंजाइम्स को यूज़ करके किया हमने, डीएनए लाइगेज को, और डीएनए लाइगेज को हमने किस में, डीएनए लाइगेज को यूज़ करके हमने क्या करा, वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करा। अटैच होने के बाद क्या हुआ, उनके अटैच जब हमने कराया तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, जो हमारा वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच होने की वजह से जो हमारे पास ये न्यू वेक्टर डीएनए का जो हमारा न्यू फॉर्म आया, उसमें क्या हुए, उनकी जो कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन बने डीएनए में, और डीएनए में न्यू कॉम्बिनेशन बनने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वो ये क्या बना हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमारे ये जो वेक्टर था अब क्या बन गया, ये या तो हम इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब चेंज हो गए। और हमें फाइनली क्या कराना है, हमारा जो वेक्टर है उसके हमें कॉपीज़ बनानी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमें कॉपीज़ बनानी है। कॉपीज़ बनाने में जो हमारी ओराई है वो हेल्प करेगी। तो जैसे जैसे ये वेक्टर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ऐसे ही हमारी साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी रेप्लिकेट करेगी, और फिर हम इसको क्या करेंगे, फाइनली होस्ट में डाल देंगे। और हम जो कॉपीज़ बना रहे हैं, इनकी जो कॉपीज़ बना रहे हैं, ओराई को हेल्प करने के लिए हमने क्या डाला, पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, कॉपी की जो मल्टीप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे हम करा सकते हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, उनको होस्ट में डाल देंगे, और यहाँ पे होस्ट में डालने के बाद क्या हो जाएगा, उसका हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।